नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी आरएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उससे संबंधित अपनी 7 वीडियो हो चुकी थी। आज अपनी ये देखिए 2010 वाला पेपर आज हम हल करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज हम हल करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है अपने पास। तो ये है आज का पहला प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। ये पहला प्रश्न है। चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो, अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरूदभिद या शैलोद्भिद। जो देखो चट्टान जो होती है उसको हम कहते हैं शैल, पत्थर। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा उत्तर हो सकता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अपना शैलोद्भिद, क्योंकि यहाँ पर शैल आ रहा है। देखो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है। जो स्थानीय वनस्पति होती है उसका संग्रह क्या कहलाता है। हर्बेरियम, सभागार, सैनिटोरियम और प्लेनेटेरियम। इस प्रकार से देखिए, जो स्थानीय वनस्पति का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं हम, हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होती है वो क्या होती है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह। स्थानीय वनस्पति उसे कहते हैं जो अपने स्थान के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो निम्न में से किसे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जंगल की आग का क्या है, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं इसमें। देखो, बोहिनिया वेरीगेटा, उसके बाद है जेकेरांडा, मेमोसा और ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, उसके बाद है टेक्टोना ग्रांडिस। तो इनमें से कौन सा है जिसको हम कहते हैं पलाश। जंगल की आग जो होती है उसे कहते हैं पलाश या ढाक। तो इसका कौन सा वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी यानी कि मैमल्स है। अब इनमें से देखो कौन सा जो है मैमल्स है। तो इसके ऑप्शन है शार्क, स्क्विड और ऑक्टोपस और व्हेल मछली। तो इनमें से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा मैमल्स के लिए क्या होता है यहाँ पर, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो होती है वो क्या होती है, स्तनपायी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसकी वाहक कौन है। देखो, इनमें से टिक, मच्छर, मक्खी या जुआ। इनमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन होती है, मच्छर होती है, मादा मच्छर। ठीक है, जिसको एनाफ्लीज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है। जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, यहाँ पर अपने पास देखिए ऑप्शन, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिया और फास्फोरिक अम्ल। तो अपने पास प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन यानी कि रसायन में जीव विज्ञान कृत्रिम रचना क्या है ये पूछा गया है। तो सिट्रिक अम्ल है या ऑक्जेलिक अम्ल है या यूरिया है या फास्फोरिक अम्ल है। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले इनमें से क्या बनाया गया था, यूरिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से ऑर्गेनिक अम्ल है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है। पहला देखो, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। इनमें से अपना और राइट आंसर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक अम्ल क्या है। ऑर्गेनिक अम्ल मतलब जो हमें उसमें मिलता है फलों वगैरह में। तो ये सिट्रिक अम्ल किस में मिलता है, नींबू में। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा अपना। ये थे अपने आरएस प्री 2010 के 7 प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ में वायु भरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होना, और अगला है बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है, दोबारा से देखो, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। जो बर्फ होती है वो पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए चीज़ें तैरती हैं। जिस चीज़ का घनत्व क्या होगा, पानी से कम होगा, वो उस पर क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ, पानी से
कम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पेट्रोल में होता है, इनमें से क्या पेट्रोल में होता है, ये हमसे पूछा गया है। कार्बन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन और कार्बन व हाइड्रोजन। पेट्रोल जो होता है वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें हाइड्रोजन व कार्बन की मात्रा क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं? पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं? इसका ऑप्शन देखो, सारे वर्णों का उत्सर्जन करना, हरे वर्ण का उत्सर्जन एवं बचे वर्णों का अवशोषण करना, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं है, या फिर केवल हरे वर्ण का अवशोषण करना। भाई जो चीज़ देखो, जैसे पत्तियां, ये आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो यहाँ से किस रंग का उत्सर्जन हो रहा है? लाल रंग का, इसलिए आपको लाल दिखाई दे रहा है। तो किस चीज़ का उत्सर्जन होगा? हरे रंग का उत्सर्जन होगा, बाकी का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण, इसीलिए हमें क्या दिखाई देंगी? वो हरी। इस प्रकार से देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पत्तियां क्यों हरी दिखाई देती हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो जैसे ये ऑप्शन हो गया अपना राइट, हरे वर्ण का क्या होगा? उत्सर्जन होगा एवं बचे वर्णों का क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोस्कोप के लेंस में निम्न प्रकार के होते हैं। जो माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं वो उनमें से किस प्रकार के होते हैं? देखो, उन्नोदर, अवतल और उन्नोदर और समतल लेंस। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उन्नोदर। उन्नोदर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स, इस प्रकार से, और अवतल को कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? उन्नोदर प्रकार के। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किस से बचाती है? जो ओजोन परत होती है वो पृथ्वी को किस से बचाती है? देखो, उल्कापिंड से, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से, हानिकारक वायु से, अंतरिक्ष मलबे से। तो जो ओजोन परत होती है वो हमें सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणों से बचाती है। या तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से। जो ओजोन परत है वो हमें अंतरिक्ष से निकलने वाली अन्य विकिरणों से और सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है। तो देखो अगले प्रश्न की तरफ। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। इनमें से कौन सा है जो रमन इफेक्ट के प्रयोग से विकसित किया गया है? तो धूप के चश्मे, अंतरिक्षयान, अणुबम और गुप्तचर जांच यंत्र। तो इनमें देखो, जो रमन इफेक्ट है वो किस पर काम करता है? सूर्य के प्रकाश पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? धूप के चश्मे। जो रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या चीज़ बनाई गई है? धूप के चश्मे बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2010 में इसरो ने निम्न वाहन द्वारा 5 उपग्रह छोड़े थे। जुलाई 2010 में इसरो ने किस वाहन द्वारा 5 उपग्रह छोड़े थे? तो ये है अपने ऑप्शन GSLV, PSLV, ESLV या SLV। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2010 में इसरो ने 5 उपग्रह किससे छोड़े थे? PSLV से। PSLV क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। किसमें? दही जमाने में बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में हमें किसकी आवश्यकता होती? तो देखो, इसके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसमें से किस जीव की आवश्यकता होती थी? वो है अपने पास जीवाणु की आवश्यकता। दही जमाने में किसकी आवश्यकता पड़ती थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? जीवाणु जीव की। आगे देखिए, विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। इनमें से विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? देखो, बकरी फ्लू, बर्ड फ्लू, घोड़ा फ्लू और गाय फ्लू। इनमें से जो विश्व महामारी H5N1 के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? आप सब जानते हैं इसको। कौन सा है? बर्ड फ्लू। कौन सा है? बर्ड फ्लू। क्योंकि आपने कभी इनका नाम सुना है क्या? बकरी फ्लू, घोड़ा फ्लू, गाय फ्लू। हमेशा कौन सा सुना होगा? एक तो स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू। ठीक है, आगे देखो, पानी में निम्न में से अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पानी में किसकी अधिक मात्रा के कारण हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये देखो, फॉस्फेट, सल्फेट्स,
कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स। तो हमें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रेट्स की उपस्थिति के कारण। पानी के अंदर नाइट्रेट्स की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिस वजह से हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये थे हमारे आज के RS प्री 2010 के प्रश्न। जो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।